नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम तमाम खबरों को लेकर आते हैं आपके सामने, जिसके बारे में जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा होती है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि अंदर की खबर आखिर है क्या, इसके पीछे का एजेंडा आखिर क्या है। बात करेंगे हम आज की कुछ खबरों की। बात होगी प्रयागराज में आस्था का जन समुद्र, जन सैलाब आखिर कब तक उमड़ता रहेगा और उसके पीछे की जो लोग सियासत कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। इसके साथ ही साथ बात होगी वक्फ और पूजा स्थल विवाद को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, क्या है ये पूरी बहस और इसके पीछे का एजेंडा क्या है। क्यों कुछ लोग वक्फ को लेकर के बहस करते हैं और पूजा स्थल को लेकर के जो उपासना का 1991 का जो कानून है उसको लेकर के आखिर उनके तर्क भिन्न क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे आखिर उनकी सोच क्या है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। बात दिल्ली की सियासत की भी होगी, बात केजरीवाल की भी होगी और बीजेपी की भी होगी। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। फिर जागा कांग्रेस का चीन प्रेम, सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर दिया विवादित बयान। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का सैम पित्रोदा दिन दहाड़े कर रहे हैं इजहार। इसे भारत की अस्मिता, कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात बताया। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद। भीड़ नियंत्रण के लिए 60 स्टेशन पर बनेगा परमानेंट होल्डिंग एरिया। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुलाई बैठक। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग की मौजूदगी में होगी बातचीत। 19 तारीख को होगी विधायक दल की बैठक। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट के बाद मुंबई में विभिन्न वर्गों के साथ संवाद। कहा विकसित भारत के निर्माण के लिए बजट में किए गए कई प्रावधान। तो सबसे पहले इस वक्त में बात होगी दिव्य भव्य महाकुंभ की, आस्था का जो जन समुद्र प्रयागराज में उमड़ा है उसकी बात करते हैं और उसके पीछे की जो सियासत है उसकी भी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्राप्त हुआ है। अब तक प्रयागराज महाकुंभ में 53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। योगी आदित्यनाथ इसे भारत की आस्था को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की वजह मानते हैं। विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुंभ की अव्यवस्था दिखा दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं। लालू यादव कुंभ को फालतू मानते हैं, लेकिन यह भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुंभ की दिव्यता में लोगों की भीड़ ही श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, बशर्ते आप स्वयं भीड़ का हिस्सा बनते हैं। व्यवस्था अव्यवस्था को लेकर भीड़ की कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उन्हें है जो अपने लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो इस फर्क को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप साधारण श्रद्धालु बनकर कुंभ क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उनको है जो अपने लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं। कुंभ क्षेत्र हो या प्रयागराज शहर, आप अगर वीआईपी नहीं हैं तो आप जनसमुद्र का हिस्सा बन जाते हैं। लहरें तय करती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। इस लहर में शामिल होने का अपना एक अनूठा सुख, एक अलग आध्यात्मिक सुख है। हर कोई प्रयागराज मोक्ष के लिए नहीं पहुंचा है। हर कोई प्रयागराज सिर्फ धार्मिक आस्था के साथ ही नहीं पहुंचा है, आध्यात्मिक सुख के लिए भी पहुंचा है और उसके दूसरे कारण भी है। दूर दराज से आए उत्साही नौजवानों के लिए महाकुंभ एक मौका है। प्रतिदिन 8 से 10 हजार रुपए कमाकर वे मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव का फील ले रहे हैं, यानी इतने पैसे वो कमा रहे हैं। ऐसे अनगिनत व्यवसायों में हजारों लोग सेवा से उपार्जन कर रहे हैं। कुछ लोग व्यवस्था में नाकामी गिनाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं, लेकिन उस भीड़ पर प्रभाव डालेंगे जो सनातन के इस सबसे बड़े जमावड़े को अपना आयोजन मानती है।
शाही स्नान और माघ पूर्णिमा खत्म होने के बाद नागा साधु, अखाड़े और संत वापस अपने गंतव्य पर लौट चुके हैं। 15 लाख कल्पवासी भी अपने घरों की ओर रुख कर चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के भीड़ का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आधिकारिक रूप से महाकुंभ की यात्रा 26 फरवरी तक है, लेकिन लोग आकर खुद इस भव्य दिव्य महाकुंभ की दिव्यता का साक्षी होना चाहते हैं। तो लोग आकर इस दिव्य भव्य महाकुंभ की दिव्यता का साक्षी होना चाहते हैं। शिकायत उन्हें है जो दरअसल वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, और शिकायत उन्हें भी है जो ये देख रहे हैं कि आखिर ये जमावड़ा जाति धर्म भेद से ऊपर क्यों कैसे उठ गया है और किस तरह से तमाम जातियों का समागम इस तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है। उनको भी दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्टि की है कि जब तक 53 करोड़ लोग पवित्र महाकुंभ में अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। और प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये पुलिस काफी कोऑपरेट कर रही है वहाँ पे, जो भी यहाँ पे लोकल्स है वो काफी सपोर्टिव है, हेल्प कर रहे हैं सभी को। संगम यहाँ पे स्नान के लिए आए हैं। यहाँ का व्यवस्था भी और बहुत अच्छा है, जो सरकार ने इंतजाम किए हैं बहुत अच्छे हैं, और भीड़ तो बहुत काफी है, लोग बहुत आ रहे हैं। तो भीड़ तो है, लेकिन भीड़ तो बहुत 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में तो लोग चाहेंगे ही एंजॉय करने, चाहे डुबकी लगाने के लिए। हमारा पहले का प्लान था, कई दिनों से मन था जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। अब जब बुलावा आता है, जब भी जाना होता है, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, जाना है तो जाना है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा, दोनों लोग इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं, जहां अश्विनी मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, इस धीरे धीरे मौसम गर्म हो गया है और ऐसे उसमें आप देख रहे हैं कि हजारों हजार लाखों लाख श्रद्धालु वहां पर जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि एक रेला, एक लहर की तरह वहां पर आते जा रहे हैं। क्या आनंद, क्या आध्यात्मिक सुख वो अनुभव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भीड़ का हिस्सा होना भी अपने आप में आनंद का अनुभव है। क्या कुछ जानकारी देंगे आप? निखिल, अस्पष्ट रूप से मैं आपकी बातें सुन पाया हूं, लेकिन मैं, जैसा आपने इससे पहले भी हमसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर आवागमन है, वो मैं दिखाऊंगा। मैं खुद दृश्य दिखाऊंगा। आज 10 बजे का आंकड़ा 50 लाख के आसपास आज के स्नान का था। 2 बजे के आसपास 75 लाख के आसपास का आंकड़ा हुआ। अभी जब 3 बजे, 2 बजे के आंकड़े 12 बजे, 10 बजे 50 लाख, 12 बजे के आसपास 75 लाख और 2 बजे के आंकड़े 93 लाख तक के हैं। यानी 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा कल स्नान किए थे। आज उसका भी जो आंकड़ा है वो टूटेगा। 54 करोड़ 55 करोड़ लोग अगर आकर स्नान कर रहे हैं, देश की आबादी जो 1/3 आबादी है उससे ज़्यादा अगर लोग आकर स्नान कर रहे हैं, और देखिए केवल कैमरे घूम जाने के बाद लोगों के उद्गार क्या है। लोग कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी में ऊर्जा की कमी नहीं है। तो यही वो आध्यात्मिकता है, यही वो भारतीयता है, यही वो सत्य सनातन शाश्वत मूल्य हैं जो सहस्राब्दियों से चल रहे हैं। उनके लिए संत महात्माओं का ये सम्मिलन का स्थल हो, नागाओं के आगमन का स्थल हो, महाकुंभ का अवसर हो, तो वो विशिष्ट तो हो ही जाता है। लेकिन जैसे
गंगा यमुना की धाराएं अविरल हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा, नज़र सबको आता है निखिल, लेकिन नज़रिया लोगों का अलग अलग होता है। दृष्टि सबके पास होती है, दृष्टि दोष भी लोगों को होता है। जो देखता है उसको अगर झुठलाने की भी कोशिश की जाती है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसे जो युक्तियां हमारे मंत्रदृष्टाओं ने कही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बातें सिखाने की बात होती है। स्पष्ट तरीके से अगर किसी को आत्मसात करना है कि सही में भारत भारतीयता क्या है, सही में सत्य सनातन शाश्वत क्या है, सही में हिंदुस्तान का जो ताना बाना है वो क्या है, तो प्रयागराज आए, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। राजनीतिक टीका टिप्पणियों से अलग लोगों के समझ में आ जाएगा कितना अटूट ये बंधन है, कितना निरंतर ये बंधन है, कितनी अजस्र ये धारा है, कितनी कालातीत ये आयोजन है, कितना अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। वचन नहीं किया जा सकता, आत्मसात किया जा सकता है। और जो आप ये कह रहे हैं नागा साधु चले गए, महात्मा चले गए, संत चले गए, ये धारा नहीं टूटी, ये धारा टूटेगी भी नहीं। ये धारा उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि अजस्र धारा उसी तरीके से जैसे गंगा और यमुना की धारा है। लोग कहते हैं सरस्वती लुप्त हो गई है। किसी को अगर निखिल के यहाँ देखना हो, जब यहाँ पर शास्त्रार्थ होता है, जब यहाँ पर वेद पाठ होता है, जब यहाँ पर लोगों के सत्संग होते हैं, साफ साफ सरस्वती दिखती हैं। महाकुंभ के दौरान सरस्वती भी बहती दिखती है, लेकिन जो देखना नहीं चाहते हैं, दृष्टि दोष के शिकार हैं, वो जरूर आए, नजरिया दोनों साफ करें, उसकी भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था है। अच्छा, व्यवस्थाओं से, जैसे कि ये बार बार बात हो रही है अश्विनी की, व्यवस्थाओं से दिक्कत किनको है, शिकायत किनको है? अश्विनी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, अश्विनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अश्विनी के पास हम दोबारा जाएंगे। विनोद जी, जिसको कहते हैं कि हारने वालों का भी अपना रुतबा होता है, मलाल वो करें जो दौड़ में शामिल नहीं थे, जो वहां तक पहुंच नहीं पाए या किसी भी कारण। और ऐसे में जो व्यवस्थाओं का प्रश्न उठा रहे हैं, दरअसल जो सवाल अश्विनी था वही मैं आपसे करना चाहूंगा। व्यवस्थाओं का प्रश्न कौन लोग उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे को भी मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं, समझाएं कि आखिर क्या मानसिकता है उसके पीछे। क्या सिर्फ कोरी सियासत है या कुछ और है? निखिल, मैं जितना अभी बता रहे थे अश्विनी, और मेरा ये खुद का अनुभव है जो मैं लौट के आया हूं, मैं कह सकता हूं कि ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग है। ये वो काल है, इस युग को आप कह सकते हैं कि अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं तो आप इसके साथ में आपकी विरासत का जो विकास है उसका भी आप देखिए कि भारत के वो धार्मिक स्थलों का एक तरह से पुनर्जागरण है। ये पुनर्निर्माण जो है उसको आप भी इस तरह से देखिए कि सिर्फ प्रयागराज ही क्यों, प्रयागराज के आसपास के रामलला के जो विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ की उसकी भीड़ को देख लीजिए, काशी का आप देख कॉरिडोर को भीड़ देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का देख लीजिए, आगे चल के आप विंध्यवासिनी के माता का मंदिर का देख लीजिए। पूरा यूपी ऐसे लग रहा है कि एक धार्मिक पर्यटन का एक उल्लास यूपी में चारों बगल आपको दिखाई देगा। और ये भीड़ की जो आप इस बात का कह रहे हैं, ये भीड़ के बात करते करते जब विपक्ष के लोग अगर लालू यादव का इसे पूरे कुंभ के आयोजन को ही फालतू बताते हैं, रोज सुबह से शाम तक अखिलेश यादव का ट्वीट खाली दिक्कतों की ही बात करते हैं कि ये था, इसमें ये नहीं है, भीड़ नहीं है, ट्रेन है, टिकट नहीं है, ट्रैफिक जाम है, फिर ये भीड़ खत्म क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो पा रही है कि इसमें अब तक के जो नैरेटिव्स थे, इनके सारे जातिवादी नैरेटिव, सारे हिंदू और सनातन को लेके एक तरह से एक निकृष्टता की नैरेटिव, वो सारे नैरेटिव इस कुंभ के महाआयोजन ने फेल कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे कि हमने, खासकर के यूपी ने, अपने सांस्कृतिक केंद्रों, अपने धार्मिक स्थलों को दुनिया के सामने में जो एक उसकी विराटता को प्रकट किया है, यह दुनिया के लिए आकर्षण है। आज आप प्रयागराज फ्लाइट से जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं, तब आप ट्रेन के टिकट लेके एयरपोर्ट से या ट्रेन के टिकट लेके प्रयागराज पहुंचते हैं, तब आप बस या दूसरे माध्यम से जाते हैं, तब आपको चारों बगल हर तरह के क्लास लोगों को दिखाई देगा, सबकी भीड़ है, कोई आम आदमी की भीड़ नहीं है। क्या वीआईपी, क्या जीआईपी, वहां जब आप एक तरह से भीड़ में शामिल होते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रयागराज की आध्यात्मिकता को लोग साक्षात करना चाहते हैं। विनोद जी, दरअसल सवाल भी यही था कि आखिर जो लोग इस पे व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं, तमाम चीजों पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या उनको दिक्कत इस बात से है कि ये इतने सारे लोग
जो जाति से, वर्ग से उस विभेद को ठोकर मारकर खत्म कर दिया उन्होंने, और कंधे से कंधा ये भीड़ जो है एक दूसरे से सट कर चलती हुई दिख रही है। इसमें कोई जाति धर्म का, जाति का कोई भेद नहीं है, और ऐसा ये जो है ये बहुत सारे लोगों को कष्टकारी है। ये इस संगम की, इस प्रयागराज महाकुंभ की एक सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं कि ये सफलता है, जिसमें किसी के सामने में कोई चीज को लेके एक तरह से विभेद नहीं है। आप अगर खुद भीड़ का हिस्सा बनते हैं तभी आप प्रयागराज के इस महाकुंभ के आध्यात्मिक चेतना का आनंद ले सकते हैं। तो प्रयागराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाला भी खुद उस भीड़ में शामिल होकर आता है, और वहीं आप जब देखेंगे कि दूसरे पैदल आने वाले, ट्रैफिक में मुश्किलों का सामना करने वाले आते हैं, तो वो त्रिवेणी संगम पे आने के साथ ही उनको दिव्यता के साक्षात्कार कैसे करते हैं, कैसे अपने लोगों के जाके वापस कहते हैं और अपने कुंभ के बारे में जब बताते हैं तो वो फिर दोबारा फिर आने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला बना है इसके लिए कि भारत में भारतीयता के खिलाफ, भारत के संस्कृति और सनातन के खिलाफ जो अब तक नैरेटिव्स गढ़ा गया था, उस नैरेटिव्स को इस भीड़ ने तोड़ दिया है। ठीक है, अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम प्रश्न व्यवस्थाओं को लेकर हो रहे हैं, तो आप हमको थोड़ी जानकारी दीजिए। आपने जैसा कि बताया कि भाई तमाम साधु सन्यासी नागा चले गए हैं, उसके बावजूद जो है जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। क्या सचमुच भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही है? क्योंकि जब तमाम अमृत स्नान, शाही स्नान और जो तमाम चाहे वो पूर्णिमा का स्नान हो या दूसरे जो पर्व पड़ते हैं, उसके बावजूद भीड़ उसी तरह से आ रही है, और व्यवस्था क्या कुछ है, किस तरह से उनको नियंत्रित किया जा रहा है, क्या कुछ उसमें और इजाफा किया जा रहा है? जी, मैं दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि बयां करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, दृश्य से लोग बेहतर समझ पाएंगे। हर 2 घंटे पर अगर 25 लाख लोग आज पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 10 बजे का आंकड़ा है वो। आप इधर चलो भैया, तब क्या पकड़ रहे हो यार? चलिए, कोई बात नहीं, आप देखें इधर किस तरीके से स्थितियां हैं कि 10 बजे का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 50 लाख का है, 2 बजे का आंकड़ा 75 लाख का है, इस समय जो आंकड़ा है वो लगभग 90 लाख के ऊपर का है। स्थितियां ऐसी बन रही हैं, आप समझिए कि 54 लाख के आसपास लोग आ रहे हैं केवल गंगा में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सब केवल आत्मसात कर रहे हैं भारत भारतीयता को। सवाल ये उठता है, जो सवाल ये उठाते हैं कि भारत क्या है। भारत अगर किसी को देखना है तो आके भारत यहाँ देखें कि किस तरीके से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर कोई आकर यहाँ सिमट जाता है। सब आकर यहाँ पर देखें कि हमारा ताना बाना किस तरीके से अनुशासित तरीके से यहाँ पर आता है, अनियंत्रित नहीं होता है, अनियंत्रित तरीके से आता है और यहाँ पर पहुँचता है और सारी की सारी स्थितियाँ यहाँ पर देखती हैं। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर आने वाली स्थितियाँ ये बनती हैं कि भारत अपना सर्वोत्तम स्वरूप लेकर आता है, भारत अपना ताना बाना यहाँ पर दिखाता है, भारत यहाँ पर इस तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया की आबादियों से ज़्यादा के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर सभी लोग सिमटे चले आते हैं। हाँ, जिनको दृष्टिदोष है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, दृष्टिदोष की स्थिति ये है कि उनको वो नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये भी कि अब जब आप अपने मूल्यों से बिलगाव करते हैं, जब आप मूल्यों का मूल्यांतरण करते हैं, जब आप सनातन के मूल्यों से कहीं ना कहीं विपथन आपका होता है, जब उससे आप हटते हैं तो आप अपनी बुद्धिलब्धि पर भी सवाल खड़ा करते हैं, अपनी राजनीतिक समझ पर भी समाज खड़ा करते हैं। आम जनता ये देखना जानती है कि किस तरीके से किसी बगैर वर्ग भेद के, बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी ऊंच नीच के, बगैर किसी स्थितियों के लोग चले आते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। वही घाट, वहीं पर शंकराचार्य, वहीं पर आचार्य, वहीं पर महंत, वहीं पर सन्यासी, वहीं पर गृहस्थ, वहीं पर राष्ट्रपति, वहीं पर उपराष्ट्रपति, वहीं पर मंत्री, वहीं पर सामान्य संतरी। उसके बाद अव्यवस्था की अगर कोई बात करे, इतने बड़े आयोजन में अगर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन और भारत के बाद की आबादी के देश अगर यहाँ पर नहा के चले जाते हैं और इस तरीके की स्थितियाँ बनी रहती है, तो ये शोध का विषय है। और साथ ही साथ एक शोधार्थी भी मेरे साथ है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आप ये बताएं, मानव शास्त्र विभाग में आप शोध कर रहे हैं, साक्षात ये जीवंत आश्चर्य दुनिया को दिखता है, शोधार्थी के रूप में आप इस पूरे आयोजन को किस रूप में देखते हैं? मैं लगातार मैं शोध कार्य कुंभ मेले पर कर रहा हूं। जैसा दृश्य, जैसा स्नार्थियों का जैसा उत्साह मैंने इस कुंभ में देखा, यह आश्चर्यचकित करने वाला है, यह अलौकिक है। ऐसी अलौकिक शक्ति जब मैं सोचता हूं कि यह कैसे संभव है,
तो इसका एक कारण मुझे जान पड़ता है कि जो भारतीय समाज में जो आज जो वैचारिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना जिस रूप में भारतीयों के मन में जागृत हुई है और उसकी परिणति इस कुंभ महापर्व के रूप में देखी जा रही है, जहां पर हमारे वेद शास्त्रों में जैसा कहा गया है कि अपने मन के भावों की या भौतिक सिद्धि के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक उपक्रम किए जाते थे, तो वहां पर एक साधन प्रयाग में एक डुबकी मात्र है। तो वह एक साधारण सी भावना एक अनंत असाध्य कार्यों को सिद्ध करने की जो धारणा है, जो प्रेरणा है, वह निश्चित तौर पर इस महाकुंभ में देखी जा रही है, जिसको प्राप्त करने के लिए और कहूंगा कि हमने वो दौर भी देखा है जब लोग अपने सनातन के प्रतीकों को धारण करने में कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते थे। आज त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, स्नान करते हैं, अपना वेश पहनते हैं, वेशभूषा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, भगवा रंग में लोग रंगे चले आते हैं। ये परिवर्तन है, ये सामाजिक परिवर्तन है, राजनीतिक क्रांति भी है, सामाजिक परिवर्तन भी है, दृष्टिगत जो है लोगों का व्यावहारिक परिवर्तन भी है और लोगों का नजर और नजरिया दोनों बदला है। स्वगर्व का बोध हो रहा है, स्वानुभूति हो रही है, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि लोगों का नजर और नजरिया दोनों बदला है, बोध हो रहा है और वो बोध कहीं ना कहीं वर्तमान पीढ़ी को हुआ है। जी बिल्कुल, जो लोगों का नजर और नजरिया बिल्कुल बदला है और जो इसको देख सकते हो खुली आंखों से वो उसको देखें, वो उसको पहचाने। इस परिवर्तन का जो बोध है वो उन्हीं को हो रहा है जिनको दृष्टि दोष नहीं है। बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम बातचीत के लिए और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। हम आपको अगली स्टोरीज पर भी जोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे वक्फ और पूजा स्थल विवाद पर बहस, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे वक्फ और पूजा स्थल विवाद पर बहस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विशेष प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। हर हफ्ते एक नई याचिका ने इस विवाद को लेकर अलग अलग तर्क सामने रखा है। कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की है, यानी कि इसको और सख्त कर दिया जाए, उनका यह कहना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चिंता जताते हुए कहा है कि मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमे किए जा रहे हैं। इकरा हसन किसी भी स्थल का सर्वेक्षण सांप्रदायिक तनाव का कारण मानती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि देश के दो कानून वक्फ और पूजा स्थल अधिनियम एक दूसरे को मुंह क्यों चिढ़ा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। संसद में प्रस्तुत वक्फ संशोधन अधिनियम पर विपक्षी सांसदों का एक तर्क है कि इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर यूपी, बिहार तक उन हजारों किसानों का क्या होगा जिनकी जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक रखा है और कई लोगों की जमीन हड़पी भी जा चुकी है। एक और वक्फ कानून देश के किसी हिस्से में वक्फ को ये असीमित अधिकार देता है कि वो किसी की भी संपत्ति पर दावा ठोक सकता है। दूसरी तरफ पूजा स्थल अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव की मनाही करता है, भले ही याचिका में 1947 के पहले के धार्मिक पहचान और स्वरूप का दावा हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने को निषेध नहीं किया है, उसको मना नहीं किया है कि धार्मिक स्थल के जो है उसका चरित्र पता लगाया जा सकता है। और उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि वाराणसी के ज्ञानवापी, धार की भोजशाला और मथुरा की कृष्ण जन्मस्थली के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक कानून किसी भी संपत्ति को कब्जा करने का असीमित अधिकार देता है, वहीं दूसरा कानून सैकड़ों वर्षों की मान्य परंपरा और धार्मिक चरित्र को खारिज करता है। इतिहास में जो कुछ हुआ उसे भुला दिया जाए और सद्भाव कायम करने के लिए बने इस कानून में किसके साथ न्याय और सद्भाव कायम करने के नाम पर बने इस कानून में किसके साथ न्याय हो और किसके साथ अन्याय हो रहा है, ये कोर्ट को ही तय करना है, कोर्ट को देखना है। तुष्टीकरण की सियासत का आलम यह है कि वक्फ पैनल के मेंबर और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कहते हैं कि मुसलमान जहां नमाज पढ़ते हैं वो जमीन ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती है। सवाल यह है कि वक्फ बिल अगर एंटी सेकुलर है, फिर कर्नाटक सरकार को वक्फ बोर्ड के नोटिस को क्यों रद्द करना पड़ा? केरल की विजयन सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला क्यों लेना पड़ा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक ही है कि अगर पूजा स्थल अधिनियम को लेकर आस्थावान लोगों से ज्यादा राजनीतिक दल कोर्ट में सक्रियता दिखा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि इस कानून का जन्म भी तुष्टीकरण के लिए ही हुआ है। और वक्फ संशोधन को लेकर के बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल का कहना है कि संशोधन के बाद बिल का फायदा अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों को होगा। कि जो ट्रांसपेरेंट बिल आ रहा है, जो वक्फ का बिल है, तो अब भविष्य में वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरह से मुतवल्ली या खुर्द-बुर्द हो रहा था, वक्फ का फायदा किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था, किसी अनाथ को नहीं मिल रहा था, विधवा को नहीं, खवातीन को नहीं, किसी पसमानदा को नहीं मिल रहा था। आखिर कहीं भी आप वक्फ की प्रॉपर्टी हर जिले में है, उससे कहीं किसी गरीब की मदद शिक्षा में, एजुकेशन में, अस्पताल में हो रहा है? नहीं। तो आज जो ये कानून लेकर के आई है केंद्र सरकार, ये एक ट्रांसपेरेंट ढंग से कि इसका लाभ गरीबों को मिले। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक समझे जाने वाले सैयद जव्वाद जी जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, हम स्क्रीन पर उनको देख पा रहे हैं। विजय शर्मा जी, स्वागत है आपका। सैयद जव्वाद जी को भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सैयद जव्वाद, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि दरअसल जब हम वक्फ संशोधन बिल की बात करते हैं और उसके साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं? निखिल, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, संभल के मामले के बाद जब एक सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जितने भी सर्वे चल रहे हैं किसी भी धार्मिक स्थलों को, उस सारे स्थलों के सर्वे की एक तरह से आप स्टेटस को आप मान सकते हैं कि वो स्टेटस को में है। और इसके बाद भी अगर आप ये देख रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि चीफ जस्टिस ने आज ही कहा था कि हर हफ्ते एक नई याचिका सामने में आ जाती है। तो ये पॉलिटिकल अपना लोगों का इंटरेस्ट हो उसमें जो भी बात हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही देश में 2 कानून ऐसे हैं जो एक दूसरे के मुंह चिढ़ा रहे हैं। तो क्या इस कानून की कभी समीक्षा नहीं होनी चाहिए?
जिस हालत में कभी वक्फ का कानून बना होगा या फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बने होंगे, क्या वही परिस्थिति देश में आज 30-40 साल के बाद है? क्या उसकी समीक्षा की ज़रूरत अगर महसूस की जाती है देश के आमजन को लेके, आस्थावान लोगों को लेके, तो क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? तो ये सारी जिद जो और अपने अपने जो तर्क हैं, उसमें एक तो सबसे पहला कि पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या इंटरेस्ट है। सवाल है कि वक्फ के जिस बिल को कानून को लेके कर्नाटक हो, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह के किसान अगर इस तरह से वक्फ के इस कानून में कि जहां उंगली रख दिया वो संपत्ति वक्फ की है, इसको लेके अगर संशोधन और कानून में बदलाव चाहते हैं और सरकार इस बिल को लेकर संसद में समक्ष रखा है अभी, तो फिर इस कानून को आप एक सेकुलर कानून मानते हैं और कहते हैं कि इसका विरोध करने वाले एंटी सेकुलर है। तो उसी तरह भारत के सांस्कृतिक चेतना का जो धार्मिक स्थल केंद्र है, हजारों साल की उसकी पहचान है, अगर उस पहचान में लोग अगर उसके कैरेक्टर धार्मिक पूजा स्थलों का अभी भी उस सामने में है, क्या संभल में अगर सर्वे नहीं होता तो क्या कितने मंदिर जो वहां बाहर निकले हैं, लोग हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे हैं, क्या स्थिति बनती बिना सर्वे के? क्या संभल के बाद की जो स्थिति बनी है, क्या सर्वे के बगैर मथुरा के जन्मभूमि की इतनी सैकड़ों वर्ष की वो लड़ाई है, कभी ये बात समझ आएगी कि कृष्ण जन्मभूमि को राम जन्मभूमि की तरह विवाद का निपटारा हो? नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी ये सेकुलर कम्युनल का तर्क क्यों गढ़ा जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि एक जगह आपका वक्फ है, दूसरी जगह आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और दोनों कानून दोनों का मुंह चिढ़ा रहा है। निखिल जी बिल्कुल सैयद जवाद, एक चीज़ जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है, ये समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज का इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या जो दूसरे दल है वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है इसको लेकर के? या कम से कम ये अगर आपसे पूछना चाहें कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। जी देखिए, इंटरेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इसी के आधार पर वो सत्ता में आए। और राम जन्मभूमि का जब मुद्दा था तो आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जब जनसंघ था तो उनके मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर जब इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी तो पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर जानबूझ करके ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर के आए, और आडवाणी साहब ने जहां जहां यात्राएं करी वहां वहां जो है लड़ाई झगड़े दंगे और फसाद थे। तो जिसकी बुनियाद ही दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान पर और कट्टरता पर रखी हुई है, तो आप उनसे तवक्को नहीं कर सकते। दूसरा, मुंह चढ़ाते हैं ये संविधान को, और संविधान को 6 दिसंबर 1992 को जो है मुंह जावेद साहब, पहले आप अपना करेक्ट कर लीजिए। सुनिए, अरे जावेद साहब, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, आप अपना पहले करेक्ट कर लीजिए। राम मंदिर का मुद्दा, बीजेपी का मुद्दा बहुत बाद में आया था, 500 साल का ये मुद्दा था। महाराज, थोड़ा सा सबक लीजिए इतिहास से भी। आप एक नहीं, मैं आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे, हम इस बात को कैसे सुनते रहेंगे? आप फैक्ट्स के साथ बात रखिए। आपको मैं इसलिए कहता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, अगर आपके पास फैक्ट्स है, आप लॉजिकल बात करते हैं, आपका स्वागत है। आप कुछ भी बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पहले वहां राम मंदिर का आंदोलन नहीं हुआ? क्या उससे पहले जो नागा साधुओं का, संतों का, सिख गुरुओं का जो इतना बड़ा आंदोलन था, सारे आंदोलन वैसे वाहियात आंदोलन थे? ऐसे आप कम से कम इतिहास के साथ में धोखा मत कीजिए। सिंपल सी बात है, आप परिप्रेक्ष्य में आइए कि आपका सीधे वर्शिप एक्ट से लेके कांग्रेस पार्टी का कुछ लोगों का इंटरेस्ट क्या है? वैल्यू नहीं है, बीच में दलाली मत करिए। अरे भाई साहब, आपको ऐसा मतलब नहीं है ना, आपको हमने बुलाया है तो आप मुझे कुछ कह के चले जाएं। इसकी आजादी हम आपको नहीं देते कि आप यहाँ आके गाली देके चले जाएं लोगों को, ये आजादी हम नहीं देते। आप एक सम्मानित हमारे गेस्ट है और सम्मान की तरह सब बोलना कम से कम सीखिए, बोलना सीखिए और तमीज के साथ बोलना सीखिए। कुछ भी बोलेंगे आप, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, आपको हम कभी भी फेक नैरेटिव नहीं करने देंगे और न कभी मिस इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तथ्यों पे आइए, लॉजिक के साथ बात कीजिए। ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। सैयद जवाद, आप भी शांत हो जाइए। सैयद जवाद, अरे सुनिए, पहले बात तो सुनिए, अरे बात सुनिए, अपने बात। मैं आपको मौका देने जा रहा हूँ, मेरा एक सवाल ऐड ऑन है,
उसको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात का जवाब दीजिए। जो विनोद जी कह रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि विनोद जी जो कह रहे हैं एड ऑन, थोड़ा धैर्य से अगर आप सुनते उनकी बात तो शायद इतना विवाद होता ही नहीं। अब सुन लीजिए, अब बात, अरे सुनिए पहले, सुनिए तो आप उत्तेजित पहले हो जाते हैं, आप सुनने से पहले उत्तेजित हो जाते हैं। शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूं, अरे फिर वही वाली बात, मतलब सूत ना कपास, आप बिना मतलब लट लगाए जा रहे हैं। सुन तो लीजिए मैं कह क्या रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो विनोद जी ने जो बात उठाई है कि भाई ये तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी पालमपुर रेजोल्यूशन में लेकर के उसको आई थी, उसके पहले मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा तो था और मुद्दा बहुत सदियों से था, तो वो गलत कहां कह रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए, इसमें उत्तेजित मत होइए, जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, किसी चाटुकार के और शाका छाप लोगों का जवाब नहीं देने। नहीं, अब ये सब देखिए, ये सब बोलकर नहीं, ये सब बोलकर अब आपने देखिए, आप जो इस पैनल पर देखिए जवाद साहब, जो और लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको इस तरह से इंसल्ट मत करिए। आप किसी को कुछ कहें, वो आपको पलट कर कुछ कहें, इस लेवल पर मत लेकर आइए। जो अपने में है उनको अपने आप में खुश रहने दीजिए। आप इसके बारे में, जिसके बारे में जो भी नजरिया आप रखते हैं अपने मन में रखें, और प्लीज इस तरह की बातें करेंगे फिर चार बातें वो कहेंगे, फिर ये डिबेट डिरेल होगी। आपके पास जो तर्क हो, जो आपके पास जो चीजें हो, वो आप रखिए सामने। आपको मना कौन कर रहा है? आप बोलिए। निखिल जी 5 सेकंड देखिए, इस तरह से सही जवाब, वो भी एक पार्टी है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, 5 सेकंड की बात कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, धैर्य के साथ चलिए, धैर्य के साथ चलिए, इतना उत्तेजित मत होइए। 5 सेकंड उनको दे दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए 5 सेकंड दे दीजिए, ठीक है। बदतमीजी से पेश आ रहे हैं निखिल जी, और आप इनको रोक नहीं रहे हैं। ये मर्यादित भाषा है, ये कौन सी भाषा है भाई? ये सड़क छाप भाषा है, ये संस्कार है इनके। एक सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, आपको ठीक है, चलिए ये मैसेज मुझे लगता है जवाद साहब तक पहुंच गया होगा। अरे वो उनको ठीक है, आपको किसने सर्टिफिकेट दे दिया बदतमीजी से बोलने का? ये कौन सा तरीका आपका? ठीक है, ठीक है, जवाद साहब, ये बदतमीजी की क्या है? हद होती है। अरे सम्मानित व्यक्ति हो, आपको रोकना, उनको एंकर को रोकिए ना, उनको कहिए। सम्मानित सिखाएंगे, आपसे नहीं सीखने जो महिलाओं को। अरे भाई रमेश बिजूड़ी को तो आपके संस्कार है ना ऐसे, आपके संस्कार दिखा दिए ना आपने टीवी डिबेट में, किस तरह से आप किस तरह से भाषा करते हो। ठीक है, सही जवाब अपनी बात रखिए। ठीक है भाई, किसी को कोई तमीज नहीं सिखा सकता। चलिए सही जवाब अपनी बात रखिए। अगर आपको नहीं कुछ कहना है, मैं विजय शर्मा के पास जाऊंगा। अब आपको कुछ नहीं कहना है, मैं क्या ही कहूंगा? मैं किसी को तमीज तो सिखा नहीं सकता, मैं किसी को तमीज तो सिखा नहीं सकता कि कम से कम आपके साथ में जो को-पैनलिस्ट हैं, आप उनका सम्मान करें, आप उनके साथ ठीक से बात करें। मैं इसको क्या बताऊंगा आपको? बताइए, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप दूसरों से ठीक से बात करिए। बीच में नहीं बोलना, आप बीच में बोलने का परमिशन दे रहे हैं। ठीक है भाई, अब आप जब आप बोलने ही नहीं जा रहे, अब हर आदमी से लड़े चले जा रहे हैं। आप अपनी बात तर्कपूर्वक से रखिए, कुछ नहीं बोलना है, आप अपनी बात तर्क से रखिए, सीधे डिरेल करना है। आप अपनी बात तर्क से रखिए। अब आप रुकिए, अब आप जवाद साहब थोड़ा धैर्य रखिए। आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप धैर्य के साथ सुनेंगे, सब अपनी अपनी बात रख पाएंगे। आप प्लीज आप थोड़ा धैर्य रखिए। अब मैं आपके पास वापस आऊंगा, अरे देखिए, इतनी देर से हम लोग यही कर रहे हैं कि रुकिए, आप रुकिए, आप रुकिए, आप कह रहे हैं मैं नहीं रुकूंगा, यही चल रहा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। विजय शर्मा के पास आते हैं, विजय शर्मा के पास आते हैं। आपने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उसका जवाब ले लें, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि बीजेपी इन सारी चीजों को उठा रही है, दरअसल कोई और दूसरा मामला नहीं है। बीजेपी इसको उठा करके इसको जो है कम्युनल कर रही है, वही वो कर रही है। जाहिल लोग बदतमीजी करते हैं अपने बड़ों के साथ। बदतमीज आदमी, इस व्यक्ति को कहां से बुला लेते हो आप सड़क छाप को? ये पता नहीं किसको कैसे बात करनी है। सही है, जवाब व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं? आपको ये नहीं पता कैसे बात की जाती है? बदतमीज आदमी, हर किसी को इस तरह से बदतमीजी से बात करते हो। कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम बदतमीज आदमी? बदतमीज आदमी, अनपढ़ जाहिल आदमी। जाहिल वो होते हैं जिनको बात करने का तरीका नहीं होता है। आपने दिखा दिया अपने जाहिल का टीवी पर, सारा देश देख रहा है। जाहिल इंसान एक बैठा है जो किसी को नहीं छोड़ रहा है। अरे बीच में नहीं रोकना, आपको नहीं है, आप अपनी बात रखिए। आप सबके सही जवाब देखिए, ठीक बात नहीं है।
देखिए ठीक बात नहीं है, सब लोग आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बीच बीच में बोलते जिस तरह से रहे, जो आपके बोलने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज मैं इस बात को, मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं देखिए सैयद जवाद अब आपसे रिक्वेस्ट है, सैयद जवाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 सेकंड कृपया शांत हो जाएं, आप कुछ मत बोले, बस शांत हो जाएं। निखिल जी आप शांत हो जाएं, मैं विजय जी से जवाब ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आप अपना पॉइंट रखिएगा, दूसरों को आप पिन पॉइंट, जो को पैनलिस्ट है, आप उनको अगर उलूल जुलूल बोलेंगे तो कोई दूसरा आपको रिएक्ट करेगा, या आप थोड़ा शांत हो जाएं, 15-20 सेकंड शांत रहें। विजय जी मेरा इस बात पे विरोध है, ये सम्मानित इतने पत्रकार हैं, इनसे माफी मंगवाइए। जाहिल करने का इनका कौन सा तरीका है? जाहिल वो होता है जो दूसरों का जाहिल बोलता है। नहीं, इस तरह की भाषा शैली का बिल्कुल प्लीज, इस तरह का हम इस तरह की भाषा शैली को दोनों सम्मानीय गेस्ट से मैं अनुरोध करता हूं कि इसे माफी मंगवाइए। विजय जी माफी मंगवाइए इनसे। विजय जी 1 मिनट शांत हो जाए, विजय जी 1 मिनट शांत हो जाए। अरे 1 मिनट शांत हो जाए सर, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या जवाद साहब क्या मुझे बोल के चले जाएंगे, मेरी सेहत पे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 मिनट शांत हो जाइए। अरे सुनिए विनोद जी आप भी शांत हो जाइए। मैं एक एक करके आ रहा हूँ, सुनिए। अब जवाद साहब आप भी शांत हो जाइए और बाकी सभी लोग शांत हो जाएं, कृपया सभी लोग शांत हो जाएं, कृपया सभी लोग शांत हो जाएं। जवाद साहब आप भी शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूं 20-30 सेकंड के लिए शांत हो जाइए सभी लोग, केवल विजय शर्मा बोलेंगे। विजय जी पॉइंट पर बोलिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बात अभी हुई है, जो चर्चा जिस तरह से, जिस अंदाज में हुई है, हम इस डिबेट में कम से कम और आगे भी कभी डिबेट में आगे इस तरह की बातचीत नहीं करेंगे। सभी लोग कृपया अब इस पॉइंट पर नहीं, अब केवल अपने अपने पॉइंट्स पर बात करें। विजय जी देखिए, निखिल जी, भारतीय जनता पार्टी कब बनी है आप मुझे बताइए, और ये मामला कब से है ये बताइए, और इनके राज में उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए थे, बाकी प्रदेशों में कितने दंगे हुए थे, देख लीजिए। 10 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इनका जब राज था किस किस तरह के दंगे नहीं हुए, बताइए आप मुझे। किस तरह से ये लोग कर्म करते हैं, किस तरह से आपने देखा वर्शिप एक्ट, अरे भैया क्या है ये, तो बेड़ी लगाने जैसा है। और किस तरह से वक्फ बोर्ड आप देखिए कि आप जो इनका सेक्शन 40 है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को आप घोषित कर सकते हो, किसी पे भी दावा कर सकते हो। ये कौन सा तरीका है भाई? देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। गैर कानूनी चीजें और गैर संवैधानिक चीजें इस देश में कहीं जगह नहीं है। एक तरफ आप उंगली उठाते हो, संविधान खतरे में, अरे संविधान की धज्जियां तो आप उड़ाते हो। आपने इमरजेंसी में देखा नहीं 42वां संशोधन करके किस तरह से संविधान की हत्या करने की कोशिश की थी? ये पूरे देश ने नहीं देखा किस तरह से पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, उनकी लाइटें काट दी गई, किस तरह से लोगों को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। हमारे राजनाथ सिंह इतने वरिष्ठ हैं, उनकी माताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया। क्या कसूर था उन लोगों का? तो ये कानून के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे हमें सिखाने चले हैं। तो ये देश जो है ये कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और अगर कहीं किसी तरह की त्रुटि है वो ठीक होगी। वक्त पे ये चिल्लाते हैं, अरे भाई चिल्लाते, कमेटी में सारे लोग थे, सारे पार्टियों के मेंबर थे, उनके डिसेंट नोट लिए गए थे, फिर भी हम तो कह रहे हैं हमने अभी टेबल किया है, हम संसद में चर्चा करेंगे। चर्चा में आप अपने दीजिए ना, जो भी आपके पास सुझाव है जो रह गया और दे दीजिए। आपकी मांग थी ना कि इसको जेपीसी में भेजो, हमने जेपीसी में भेज दिया। तो ऐसे थोड़ी होगा। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चुनौती दी है तो सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी करेगा। क्या दिक्कत है? क्या पेट में दर्द हो रहा है इनका? ठीक है, किस तरह से ये जी ठीक है। सैयद जवाद अब आपके पास आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्वक जवाब दीजिएगा। आपने दिया इनको बोलते हुए, पूरे 2 मिनट दिए आपने। चलिए आप भी काउंट करिएगा, अपना स्टॉप वॉच लगा लीजिए, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उनका टाइम काउंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, जो दूसरे लोग हैं, वो अदालत पहुंचे हैं और वो कहते हैं कि जी इसको और मजबूत करिए, इसको और सख्त करिए। लोगों की चाहे जो भी भावनाएं हों, 1947 के पहले का जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से रहेगा, जो 99 का जो पूरा कानून है वो आप जानते हैं। लेकिन उसी के उलट जब वक्फ की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं जी उसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या ये दोहरी मानसिकता नहीं है? ये क्या ये एक दोहरा व्यवहार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब लेकर के आया गया तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह चर्चा हुई। लोकसभा के अंदर सुषमा स्वराज जी थी, राज्यसभा के अंदर जो थे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब।
क्या के दौरान ये बात कही गई कि राम जन्मभूमि को लेकर के, बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर के आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर को लेकर के नहीं होगा। ये बाकायदा उस चर्चा का हिस्सा है, उठा करके देख लीजिएगा, पीजिएगा। और बाद ये संसद से पारित हुआ और संसद के अंदर लोगों ने जो लोकतंत्र का मंदिर कह लीजिए, मस्जिद लीजिए, गिरजाघर कह लीजिए, गुरुद्वारा कह लीजिए, देश की जनता से प्रॉमिस हुआ था। खाली मुसलमानों से नहीं प्रॉमिस हुआ। ठीक है, वक्फ के बारे में बताइए। जनता से प्रॉमिस हुआ था। ठीक, एक पॉइंट आ गया आपका, एक पॉइंट आ गया वक्फ वाला। दूसरा पॉइंट तो वक्फ वाला, वक्फ आपको बता दूं, वक्फ को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी दलील दे रही है, इससे मुसलमान इसके अंदर संशोधन करके हमें जो गरीब मुसलमान है, जो हमारे गुरबा मुसलमान है, कमजोर मुसलमान है, उनकी अच्छाई के लिए तो सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की जो रिपोर्ट पड़ी हुई है, जो उसकी सिफारिशें हैं, लागू कर दीजिए। उसको लागू नहीं करेंगे बोर्ड के अंदर, इसलिए छलावा कर रहे हैं। इनके जो चंद उद्योगपति मित्र हैं, उनको ये बोर्ड की जमीन बेचने हैं, उससे माल कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये आम लोगों के लिए काम करने वाले लोग नहीं है। उद्योगपतियों के जाकर के आप ये कह रहे हैं कि जो वक्फ, दरअसल वक्फ में जो संशोधन होगा वो आम लोगों के लिए नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आम मुसलमानों के लिए नहीं होगा और ये जो जमीनें हैं ये लोग कब्जा कर लेंगे, आप ये कह रहे हैं। उद्योगपतियों के लिए काम करती है ये सरकार। जैसे 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने राइट ऑफ कर दिया और उनको जो है जाकर के छूट दे दी उद्योगपतियों को। बड़े बड़े ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मुझे लगता है ये उनके लिए काम के लोग हैं। ठीक है, ये आम जनता के लिए नहीं। सच्चर कमेटी और कमेटी की सिफारिश से लागू करेंगे। ठीक है, सच्चर कमेटी की सिफारिशें, वक्फ बोर्ड के में संशोधन से इसका क्या जुड़ाव है? मैं चाहूंगा विनोद मिश्रा जी, अब आपके नहीं, सुनिए, आ रहा हूँ, आपका पॉइंट आ गया मुझे लगता है। अब आप समय भी अपना देख ले, मुझे लगता है आपने अपना पॉइंट। मैं जवाब साहब आप ही के बात को, सवाल को थोड़ा सा जोड़ रहा हूं। रखो यार, मैं आप ही के बात से जोड़ रहा हूं। जिस सच्चर कमेटी की बात कही थी, मैं उन्हीं को रिफरेंस में बताता हूं कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो 6 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ की है, उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी जो आमदनी है कुल, तो 1 लाख करोड़ से कम के ही उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था कि ये इतने जो वक्फ की जमीन है उसके आम लोगों में, गरीब लोगों में उसका क्या यूज हो रहा है। दूसरा उन्होंने सवाल उठाया था कि सच्चर कमेटी की ही रिपोर्ट है कि कुछ मुस्लिम तबके जो है उसके पूरे के पूरे वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा है, और वो ये तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उसमें सारे के सारे जो आप जमा मस्जिद इलाके से आप मुंबई तक का और अहमदाबाद, हैदराबाद तक का देख लें, वो कुछ लोगों के पॉकेट में उसका किराया जाता है, जिसका एकदम न्यूनतम से न्यूनतम वैल्यू होता है। तो इन सब सारे चीजों को बात करते हुए सच्चर कमेटी में ये कहा गया था कि वक्फ के इस कानून का थोड़ा और उसमें विस्तार होना चाहिए, जिसमें और लोगों की भूमिका बढ़े। नंबर 2, जो ये बात कर रहे थे अभी, अब आप सुन लीजिए, आपका मैंने बहुत धैर्य से सुना है, आप बदतमीजी मत करिए, आपका मैंने सुना है, आप मेरा सुनिए। दूसरा जो आप सीधे जो अभी ये बात जो कर रहे थे, सीधे अभी आपको मैं बताता हूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो कह रहे थे, मैं इनको जानकारी के लिए बताता हूं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में विपक्ष की तरफ से बीजेपी ने वॉकआउट किया था, सुनिए इस चीज को। और उसके वॉकआउट करने के साथ में ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो वहां के जो वहां पे जो विवादास्पद मस्जिद को लेके और जो राम मंदिर के जो उसके लेके बात हो रही थी, तो उसके बाद ये हुआ था कि आपको एक तबके को खुश करना है, तो इस खुश करने के चक्कर में आपने कांग्रेस पार्टी ने उस समय ये कानून संसद में इसलिए रखा था कि आपको एक तबके के खुश करना है, उसमें खुश जमाते इस्लामी, मैं नाम गिना सकता हूं, आप चुप रहिए, मैं नाम गिना सकता हूं उन लोगों को जो नरसिंह राव के साथ में दबाव बना के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलेमा हिंद और ये सारे लोगों ने दबाव बना के लिए इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किया था। 91 की सरकार, कांग्रेस की सरकार 1947 तक ले जा रही है कि वहां तक आप नहीं छू सकते। भाई, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के धार्मिक स्थलों के चरित्र, उसके हजारों साल की परंपरा, हजारों साल के लोगों के उस आस्था को एक झटके में बदल सकती है। आपका ये दबाव जो है उस समय में, ठीक है, मैं मान लिया कि एक वर्ग को आपको खुश करना था, आपने कर दिया, लेकिन अब उसके 50 साल बाद अगर वहां पे आज अगर ज्ञान वापी मस्जिद में ये सवाल उठा कि भाई ये हमको 1983 तक वहां गौरी सिंगार के मंदिर में पूजा करने की इजाजत थी, मुलायम सिंह यादव ने एक झटके में उसको बंद करा दिया,
तो भाई उसकी जो मांग थी, महिलाओं ने उसमें याचिका लेके आई कोर्ट में कि भाई उसका पूजा हमारा अधिकार है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 21, 22, 23, 24, 25 क्या वो सिर्फ एक तबके और मुस्लिम के लिए है? ठीक है, वो हिंदू महिलाओं के लिए नहीं था जो गौरी श्रृंगार में पूजा का अधिकार मांग रही थी। इसी बात पे वो सर्वे हुआ और इस सर्वे की इजाजत सुप्रीम कोर्ट तक ने दी थी। आप जानकारी रखिए और तब डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पे चर्चा को समाप्त करेंगे। हमारे पास समय बस इतना ही। सही जवाब, बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा में अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में अगले सीएम पर सस्पेंस के बीच दिल्ली बीजेपी की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में विनोद तावड़े और तरुण चुग के मौजूद रहने की संभावना है। बैठक में दिल्ली के शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। उससे पहले दिल्ली के विधायक दल की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया, जिसके पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए हादसे को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। इस बीच खबर है कि विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को और शपथ ग्रहण 20 फरवरी को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को रामलीला ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ ही 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में बीजेपी या एनडीए की सरकार हो गई है। इसके साथ ही भाजपा 2018 की स्थिति में वापस आ गई है। तब भी देश में भाजपा या एनडीए की 21 राज्यों तक पहुंच थी, जबकि दिल्ली में 2 बार 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं चुनावों के दौरान बड़ा मुद्दा बने रही यमुना की सफाई पर नई सरकार के गठन से पहले ही काम शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता रमेश विधुड़ी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर इससे संबंधित जानकारी दी है और लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुरूप यमुना नदी की सफाई का कार्य तीव्र गति से जारी है। यमुना से कचरा हटाने के लिए स्किमर्स, खरपतवार साफ करने के लिए हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इन सब के बीच सोनीपत की सीजीएम कोर्ट ने यमुना में जहर मिलाने वाले केजरीवाल के बयान पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। सीजीएम कोर्ट ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि अगर कोर्ट में केजरीवाल को अपना पक्ष सही से रखना पड़ा तो यह मामला और भी लंबा खिंच सकता है और केजरीवाल की मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं। और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि चुनाव परिणामों के 10 दिनों के बाद भी बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। तो वो ये बार बार इस तरह के जो तमाम जो बातें हैं वो आम आदमी पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई इस शपथ ग्रहण में क्यों देरी हो रही है और सीएम चुने जाने में देरी क्यों हो रही है। बहरहाल भाजपा का यही अंदाज पहले से रहा है कि वो बहुत जिसको कहा जाता है कि बार बार वो चीज़ों में समय लेते हैं लेकिन ठोक बजाकर वो करते हैं। आइए आतिशी को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आज 10 दिन बीत गए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है।
चेहरा हो या ना हो, मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा। आप लोग तो हार चुके हैं। बहरहाल बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि भाजपा सही समय पर सही निर्णय लेती है। यही निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से सजग है। दिल्ली में हम एक अच्छी सरकार देंगे, मजबूत सरकार देंगे और वो सरकार देंगे जो हर वो काम करेगी जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं और सबके जहन में एक ही बात हो रही है कि आखिर भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कब इसका निर्णय होगा? क्या कुछ चल रहा है बीजेपी में? जी देखिए, जगह भी तय हो चुकी है और तारीख भी तय हो चुकी है। 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सस्पेंस खत्म हो जाएगा और 20 को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी रामलीला मैदान में जहां पर पहले जंतर मंतर और फिर रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के सहारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और अब दिल्ली की गद्दी से आम आदमी पार्टी को जनता ने हटा दिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री उस गद्दी पे बैठने जा रहा है। तो हम अपने कैमरामैन राधा कृष्णन से कहेंगे कि दिखाएं, ये वो जगह है जहां पर तैयारियां। तो चलिए, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। हम दरअसल जिस तरह से जो हमने अपनी स्टोरी बताई, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सबसे ख़ास बात शैलेंद्र ने कही कि जगह भी तय हो चुकी है, तारीख भी तय हो चुकी है, सिर्फ मुख्यमंत्री तय होना बाकी है कि कौन होगा बीजेपी में विधायक दल का नेता, और वो 19 तारीख को तय कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर आपने देखा कि जो रामलीला मैदान है वहाँ पर टेंट पड़े हुए हैं, यानी कि तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों के बीच 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावना है। इस वक्त बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।